आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। कहानी मैंने आपको फ्राइडे को सुनाई थी, एक कहानी जो बेंगलुरु की थी, जहां पर 23 नवंबर को एक लड़का जिसका नाम होता है आरव हनोई, जो केरल का रहने वाला होता है, और 19 साल की लड़की जिसका नाम होता है माया गोगोई डेगा, ये असम की रहने वाली थी लेकिन बेंगलुरु में जॉब किया करती थी। सोशल मीडिया भी पर भी एक्टिव रहती थी और एक फेमस पॉपुलर व्लॉगर भी थी। दोनों में दोस्ती होती है 6 महीने पहले एक ऐप के थ्रू, जो सोशल मीडिया का ही एक ऐप होता है, उसके थ्रू दोनों में जान पहचान हुई। जान पहचान के बाद आरव केरल से बेंगलुरु आ गया। बेंगलुरु में दोनों साथ में जॉब किया करते थे, मिलते थे, जुलते थे। तभी एक दिन आरव 23 नवंबर को माया को एक होटल में ले जाता है बेंगलुरु के, जिसका नाम द रॉयल लिविंग होता है। होटल में चेक इन करते हैं लगभग 12 साढ़े 12 बजे। सब कुछ ठीक ठाक था, लड़की भी खुश दिखाई दे रही थी, लड़का भी ठीक से दिखाई दे रहा था रिसेप्शन पर, ये सीसीटीवी कैमरा में देखा गया। लेकिन अचानक 2 दिन के बाद उस लड़की की डेड बॉडी मिलती है होटल से, वो भी जब जब बहुत ज्यादा बदबू आती है, और एक होटल का स्टाफ रूम में जाता है चेकआउट के लिए पूछने के लिए। तो पूरी कहानी मैंने आपको फ्राइडे को सुनाई थी और ये भी बताया था कि आगे इसमें जो भी अपडेट रहेगा वो मैं लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तो अभी जो अपडेट है इस कहानी में वो मैं लेकर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि 26 नवंबर को किस तरह आरव होटल के रूम से जाता हुआ दिखाई दिया सुबह सुबह 8 बजे। इसके बाद जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो आरव का कोई सुराग ही नहीं मिल पा रहा था, ना ही उसने कोई फोन ऑफ ऑन किया था अपना, क्योंकि सुबह 8 साढ़े 8 बजे उसने फोन ऑफ किया, वो भी एक टैक्सी को बुलाया था रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। उस टैक्सी वाले से भी जब पूछताछ की गई तो उसने भी यही बताया कि मैंने आरव को स्टेशन पर छोड़ दिया था, रेलवे स्टेशन पर। उसके बाद मुझे नहीं पता वो कौन सी ट्रेन में बैठा या कहाँ पर गया है। इसके बाद पुलिस सिर्फ इंतजार कर सकती थी और इंतजार ही किया। ना तो आरव की कोई और डिटेल मिल पा रही थी, ना ही वो किसी से पैसे एटीएम से निकाल रहा था, ना ही कोई और उसका सुराग मिल पा रहा था। तभी 28 नवंबर को आरव अपना फोन स्विच ऑन करता है, और जब फोन उसका ऑन होता है तो उसकी मूवमेंट का पता चलता है, यानी वो पिछली भी मूवमेंट उसकी पता चल जाती है कि कहाँ से किस लोकेशन पर कहाँ से बैठा था और कहाँ तक वो ट्रेवल करके गया है। तो पता चलता है कि 26 नवंबर को जब आरव सुबह सुबह होटल से निकला और वो सीधा रेलवे स्टेशन जाता है, तो वो बेंगलुरु से सीधा जाता है रायचूर, और रायचूर से जाता है यूपी। यूपी के बाद वो फिर एमपी जाता है और एमपी से वापस यूपी आता है और यूपी के कुछ शहरों में रुकता है। शहर में रुकने के बाद वो बनारस भी रुकता है, वाराणसी रुकता है। अब पुलिस को जब उसकी लोकेशन का पता चलता है कि आरव इस टाइम बनारस में है, तो वो यूपी पुलिस से भी कांटेक्ट करती है, बनारस पुलिस की मदद लेती है। लेकिन तभी आरव वो लोकेशन भी छोड़ करके वापस देखा जाता है कि वो कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु की तरफ ही आ रहा है। अब पुलिस को कहीं ना कहीं ये बात मालूम थी कि उसके पास पैसे नहीं है तो वो वापस जरूर आएगा, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि एक क्राइम करने के बाद, एक कत्ल करने के बाद आरव फिर वापस उसी जगह उसी शहर वापस आ रहा था। तो इस पर पुलिस सोचने को मजबूर हो जाती है, लेकिन इधर पुलिस पूरी मुश्तैदी के साथ उसका इंतजार करती है और उसकी पल पल की खबर रखती है। अब आरव बेंगलुरु वापस आ जाता है ट्रेन से। जब पुलिस उसका पीछा करती है तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद एक एयरपोर्ट पड़ता है जिसका नाम होता है कैम्पजोड़ा एयरपोर्ट। वहां पर वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन पहुंचने से पहले ही पुलिस उसको धर दबोचती है। जब पुलिस उसको पकड़ लेती है तो पुलिस को लगता है कि चलो एक केस सुलझ जाएगा, जो भी चीजें थी अब क्लियर सामने आ जाएंगी, कत्ल का मोटिव भी समझ आ जाएगा, किस तरह कत्ल किया ये भी पता चल जाएगा। पुलिस उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आती है। अब जब आरव को पूछताछ करती है तो कहानी पता चलती है कि आरव केरल का रहने वाला है। आरव की जो माँ थी उनकी 3 शादियां हुई थी, यानी कि आरव ने अपनी जो जिंदगी है उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे थे। जब पहली शादी उसकी जो माँ, जो आरव के पिता थे, उनके साथ अनबन रही, डिवोर्स हो गया, तो इससे आरव की जो थी थोड़ा सा मेंटल स्थिति अच्छी नहीं रही इन सब चीजों को देखते हुए। उसकी माँ ने दूसरी शादी करी। अब दूसरे बाप ने जो था वो आरव को भी ठीक से नहीं रखा, माँ के साथ भी उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, वो भी डिवोर्स हो गया। तो आरव को लगा कि चलो अब शायद पटरी पर आ जाएगी, जिंदगी जो है वो सही सुध चलेगी, क्योंकि जो दूसरा बाप था उसने भी माँ को नहीं समझा, मुझे भी नहीं समझा। लेकिन इसके बाद पता चला कि माँ ने फिर तीसरी शादी कर ली। जब तीसरी शादी कर ली तो आरव को लगा कि अब माँ के साथ ही रहना ठीक नहीं है, मेरी मेंटल स्थिति भी खराब होती जा रही है, मेरे साथ इतना चीजें बदलती चली जा रही हैं। वो गुस्से में भी रहने लगा, थोड़ा सा हार्श होने लगा। तभी वो अपने दादा से कांटेक्ट करता है, यानी कि जो आरव के पिता थे, अपने उनके जो पिताजी थे वो आर्मी में एक सर्विसमैन थे, उनसे कांटेक्ट करता है और उनको बात बताता है। आरव के दादा भी सोचते हैं कि क्यों ना पोते को अपने साथ रख लिया जाए, क्योंकि माँ ने भी तीसरी शादी कर ली और ये माँ के साथ रहना भी नहीं चाहता है।
इधर आरव अपने दादा के पास चला जाता है और वहां पर बीबीए की तैयारी करना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस उसको रहता है, सोचने रहता है, पढ़ाई नहीं कर पाता, पढ़ाई पर उसका इस बात का बहुत असर पड़ता है। जो उसके साथ जिंदगी गुजरी पिछले कुछ सालों की, वो बीबीए क्लियर नहीं कर पाता, बीबीए करने के बाद फेल हो जाता है। तभी मार्च 2024 में एक सोशल मीडिया का एक एप्लीकेशन है, उसके थ्रू माया से इसकी जान पहचान होती है। माया से जान पहचान होती है, दोस्ती बढ़ जाती है, बातचीत होना शुरू हो जाती है। इधर जब माया को पता चलता है कि आरव जो है बीबीए की तैयारी कर रहा था लेकिन उसका क्लियर नहीं हो पाया है, तो वो सजेस्ट करती है कि क्यों ना तुम बेंगलुरु आ जाओ, क्योंकि दोस्ती जो है हमारी गहरी होती जा रही है और हम दूर भी हैं तो मिलना जुलना भी होता रहेगा। माया आरव को बेंगलुरु बुला लेती है और एक कंपनी में उसको जॉब भी लगवा देती है, जिसमें उसको लगभग सैलरी 15,000 के आसपास मिलती है। इंटर्नशिप उसको करना था, इंटर्नशिप के हिसाब से 15,000 काफी ज्यादा अमाउंट था। आरव भी हंसी खुशी वो जॉब ज्वाइन कर लेता है, इंटर्नशिप करना शुरू कर देता है। इधर दोनों मिलते हैं, बातचीत शुरू होती है। तभी आरव उसको कहता है कि क्यों ना हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में आ जाएं, यानी कि जब हम एक शहर में रहते हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और थोड़ा और करीब आ जाएंगे तो और अच्छे से एक दूसरे को जान लेंगे। तो माया इस बात को लेकर मना कर देती है। तो हो सकता है माया के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हो, या उसे जैसे पिछली कहानियां ऐसी सामने आई हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना ठीक भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। बहुत सारी चीजें सामने आती हैं कि किस तरह लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो हो सकता है माया के दिमाग में क्या चीजें चल रही हो, लेकिन वो फिलहाल आरव के साथ लिव इन में रहने को मना कर देती है। अब आरव को थोड़ा सा इस चीज का बुरा भी लगता है कि मैं केरल से सब कुछ छोड़कर माया के लिए बेंगलुरु आया हूँ, अपनी यहाँ पर मैं इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, अकेले रहता हूँ, मेरी जो जिंदगी में गुजरा, ना ही कोई मेरा दोस्त है ना कोई फ्रेंड है, क्योंकि उसका नेचर थोड़ा सा रूडली था। जो आरव था वो बिहेवियर ठीक से नहीं करता था, बात बात पर गुस्सा आ जाता था, चिड़चिड़ा स्वभाव का था। लेकिन माया को उसकी दोस्ती बहुत अच्छी लगती थी, माया के साथ रहकर उसको कंफर्टेबल फील होता था, वो अपनी हर चीज माया से शेयर करता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो माया से मिलता रहा, आरव ने देखा कि जो माया है वो असम की रहने वाली है और कुछ जो असम कम्युनिटी के लोग थे उनसे उनका बैठना उठना बहुत अच्छा था। यानी जो माया थी वो अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, उसके फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा थे, रिलेटिव्स भी थे, तो वो ज्यादातर बिजी रहा करती थी। इधर वो डिजिटल क्रिएटर भी थी तो कंटेंट भी क्रिएट करती रहती थी, तो इस तरह भी उसकी जान पहचान ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं आरव को ये चीज चुभती रहती थी कि मैं एक तरफ अकेला रहता हूँ और माया जो है वो अपने फ्रेंड से घिरी रहती है, खुश रहती है। अब एक दिन जब 23 नवंबर आता है तो आरव माया को कहता है कि चलो तुम्हें लिव इन में तो नहीं रहना, लेकिन क्या हम कुछ घंटे साथ बिता सकते हैं, हम एक साथ रह सकते हैं। माया इस बात पर राजी हो जाती है और तभी वो होटल रॉयल लिविंग में जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। 23 नवंबर को वो होटल में चेक इन करते हैं, लगभग 12:30 बजे की बात होती है। सब कुछ बहुत ठीक ठाक था, दोनों ही खुश थे। लेकिन रात में किसी बात को लेकर माया और आरव का झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा हो जाता है तो दोनों में काफी सारी बहस हो जाती है। झगड़े के बाद दोनों में बोलचाल बंद हो जाती है। इधर आरव जो था वो एक जेप्टो ऐप के थ्रू एक नायलॉन की रस्सी और एक चाकू ऑर्डर कर लेता है, यानी कि नाइफ भी मंगा लेता है। ये बात माया को पता ही नहीं थी। और जब ये डिलीवरी पैकेज आता है तो आरव खुद रिसेप्शन पर लेने ये पैकेट जाता है। पैकेट रिसीव करने के बाद जब वो ओपन करता है, उसमें से नाइफ निकालता है और निकालने के बाद माया के ऊपर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। जबकि पिछली कहानी में ऐसा लगा था कि जो आरव है वो प्री प्लान करके आया था मर्डर का, लेकिन जब अगर उसने ऑनलाइन रस्सी नायलॉन की और एक चाकू का ऑर्डर किया तो इस बात से पता चलता है कि कोई प्री प्लान मर्डर नहीं था। कुछ ना कुछ ऐसी घटना हुई होटल में चेक इन करने के बाद, आने के बाद, जब आरव ने सोचा कि क्यों ना अब ये चीज, इस हत्या को अंजाम देना चाहिए। तभी उसने ऑनलाइन ये दोनों चीजें मंगाई। मंगाने के बाद में माया को बुरी तरह चाकू से गोद गोद कर लहूलुहान कर दिया और वो बिस्तर पर पड़ी रही। खून में लथपथ पूरा बेड हो गया था, ब्लैंकेट भी हो गया था, वहीं उसका मोबाइल पड़ा था, वहीं नायलॉन की रस्सी भी पड़ी थी, वहीं नाइफ भी मिल गया था बाद में। इसके बाद आरव पूरी रात बैठा हुआ सोचता रहा और सिगरेट यानी कि स्मोकिंग करता रहा, जहां पर एस्ट्रे में कुछ बर्ड्स भी पुलिस को मिले थे। तो उससे पता चल रहा था कि वो बैठे बैठे सोच भी रहा था और सिगरेट पिए जा रहा था। इसी बीच आरव ने बताया कि मैंने खाना भी ऑर्डर नहीं किया, ना ही कुछ मंगाया, मैं लाश के पास बैठा रहा और यही सोचता रहा कि मैंने अपनी एक दोस्त को खो दिया और शायद मेरे इसी बिहेवियर की वजह से मेरा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है जिससे मैं अपनी दुख सुख शेयर कर सकूं। एक माया ही थी जिसको मैंने गुस्से में आकर के मार दिया, लेकिन कत्ल की वजह क्या थी ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये मेरा बहुत ही पर्सनल मैटर है। ये बात आरव पुलिस को बताता है। इसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि आखिर ऐसी क्या वजह हुई जो तुमने उसकी लाश के पास 2 दिन तक बैठकर दिन गुजारे अपने।
तो वो इस बात पर भी मना कर देता है कि बस मैं इसी कश्मकश में था कि आखिर मैं अब करूं क्या। फिर पुलिस आरव से पूछती है कि तुम दूसरे दिन भी भाग सकते थे, लेकिन तुम 2 दिन तक लाश के पास बैठे रहे, क्या तुम्हारा इरादा उसको काटने का था, कहीं फेंकने का था? तो आरव इस बात पर भी मना कर देता है और वो कहता है कि मैं इस किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा, मैंने सिर्फ माया को मारा है, मैंने कत्ल किया है, मैं इस बात का बिल्कुल कबूल करता हूँ अपना गुनाह कि मैंने उसके जो है छुरी से कई वार किए, 10 से ज्यादा मैंने उसके ऊपर वार किए, और अब कानून या अदालत मुझे जो भी सजा देगा मुझे वो मंजूर होगी। ये बात आरव पुलिस के सामने कबूल करता है। और 26 तारीख को भी आरव बताता है कि मैं इसलिए गया क्योंकि लाश से बदबू आनी शुरू हो गई थी और मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि होटल का कोई स्टाफ अंदर आए और मैं वहीं पर पकड़ा जाऊं। जब बदबू आनी शुरू हुई तो मैं आनन फानन में सुबह सुबह वहां से निकल गया और मैंने गेट भी लॉक नहीं किया, मैं गेट को ऐसे ही खुला छोड़कर जल्दी से होटल से निकल गया और मैंने ये सोचा था कि मैं जगह जगह जाऊंगा, एक जगह रुकूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, हर जगह बदल बदल कर मैं इतनी दूर लगभग 3500 किलोमीटर का सफर आरव ने तय किया इस पूरे दौरान। यानी 26 नवंबर सुबह 8:30-9 बजे से लेकर के 28 नवंबर को जब वो वापस आ रहा था तब तक उसने 3500 किलोमीटर तक का सफर तय कर दिया। लेकिन आज भी सवाल फिर वही है कि कत्ल के बाद वो आराम से भी जा सकता था, भाग सकता था, लेकिन वो लाश के साथ बैठा रहा, 2 दिन तक रहता रहा वहीं पर। अब ये पर्सनल मैटर कब तक खुलता है पुलिस के सामने, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी भी जो आरव है उसकी कस्टडी जो है, रिमांड जो है उसकी बढ़ी हुई है। जब तक रिमांड में रहता है पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि उससे जो उसका पर्सनल मैटर की क्या था जिसको वो बताना नहीं चाहता, आखिर क्या वजह थी, क्योंकि पुलिस को जब अदालत में चार्जशीट फाइल करनी होती है तो कत्ल के साथ साथ मोटिव भी रखना होता है, और जब तक मोटिव क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये तो पता चल गया कि शायद उसने जेलस में, जलन में ये कत्ल को अंजाम दिया, उसको शायद पसंद नहीं था माया की और लोगों से दोस्ती या उठना बैठना, हंसी मजाक शायद इसके रहते, या फिर कोई और साजिश तो इस कत्ल के पीछे नहीं है। तो ये सारे ही सवाल जो है अभी वक्त के गर्भ में छुपे हुए हैं। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।